नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक आरएसी के सैद्धांतिक विषय बेसिक रेफ्रिजरेशन पार्ट 2 के आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए चलते हैं स्लाइड पे। इसमें हम अब देखेंगे विषय सूची में कि क्या क्या बेसिक रेफ्रिजरेशन पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम आएंगे बेसिक रेफ्रिजरेशन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में देखेंगे कि बेसिक रेफ्रिजरेशन कितने प्रकार का होता है, उनके बारे में विस्तार रूप से अध्ययन किया जाएगा। तत्पश्चात हम लोग आएंगे कार्य एवं शक्ति, मतलब कार्य क्या होता है और शक्ति क्या होती है, कार्य को कैसे परिभाषित करते हैं और शक्ति को कैसे परिभाषित करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता क्या होती है, एक उपकरण जो हमारा रेफ्रिजरेशन हो में आता है, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या फ्रिज हो, उसकी यांत्रिक दक्षता क्या होती है और यांत्रिक दक्षता की क्या परिभाषा होती है, वो किस रूप में व्यक्त की जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएंगे ऊर्जा। ऊर्जा की परिभाषा को हम देखेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तत्पश्चात हम लोग दाब के बारे में पढ़ेंगे कि दाब क्या चीज़ होती है और दाब की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे ऊष्मा, मतलब ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे कि ऊष्मा क्या चीज़ होती है, उसका रेफ्रिजरेशन में क्या उपयोग है और इसकी क्या परिभाषा है या कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात आएंगे हम लोग तापमान। तापमान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, क्योंकि तापमान से ही रेफ्रिजरेशन समझ लीजिए कि एक तरह से परिभाषित किया जाता है। तापमान के ही कम और ज़्यादा होने से रेफ्रिजरेशन की बेसिक चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो तापमान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे कि तापमान होता क्या है, तापमान के कितने पैमाने होते हैं और उन पैमानों को कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, पैमानों को कितने इसमें डिवाइड किया गया है, वो देखेंगे कितने पैमाना कितने में डिवाइड करा है और उसका एक जो भाग होता है क्या कहलाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या चीज़ होती है, ऊष्मागतिकी के जो नियम होते हैं वो पढ़ेंगे। सबको बारी बारी से ऊष्मागतिकी के 4 नियम होते हैं, तो उन चारों नियम को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब यहाँ देखिए रेफ्रिजरेशन के प्रकार। रेफ्रिजरेशन मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। पहला बर्फ रेफ्रिजरेशन। बर्फ रेफ्रिजरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें जो रेफ्रिजरेशन उत्पन्न होता है, जो कूलिंग उत्पन्न होती है, वो किसके कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि यहाँ देखने से साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि बर्फ रेफ्रिजरेशन है, इसमें बर्फ का उपयोग करके ही रेफ्रिजरेशन का काम किया जाता है, कूलिंग का काम किया जाता है। दूसरा देखिए शुष्क बर्फ रेफ्रिजरेशन। सर्वप्रथम हम तो ये जानेंगे पहले कि शुष्क बर्फ होती क्या चीज़ है। शुष्क बर्फ जानने के बाद शुष्क बर्फ का उपयोग हम कूलिंग उत्पन्न करने में कैसे करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे वाष्पीकृत रेफ्रिजरेशन। वाष्पीकृत रेफ्रिजरेशन क्या है, वाष्पीकरण का उपयोग कैसे हम रेफ्रिजरेशन में करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर देखिए आइए वायु के प्रसारण से रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन हमारा वायु के प्रसारण से भी जो हमारा कूलिंग उत्पन्न होती है, वही हमको देखना है कि वायु के प्रसारण से कैसे कूलिंग उत्पन्न होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गैस थ्रॉटलिंग प्रोसेस के माध्यम से जो कूलिंग उत्पन्न होती है वो गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन में आती है, तो उसका अध्ययन हम लोग इस टॉपिक पे करेंगे। उसके बाद आता है वाष्प जेट रेफ्रिजरेशन। वाष्प जेट रेफ्रिजरेशन में हम देखते हैं कि वाष्प एक जेट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, जिससे हमारी कूलिंग उत्पन्न होती है। उसके बाद हम आते हैं द्रव गैस रेफ्रिजरेशन। द्रव और गैस का उपयोग करके कैसे हम कूलिंग उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम आते हैं वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन। मतलब एक वाष्प को कैसे हम कंप्रेस करके उसको हम कूलिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, वो वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन में बताया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन।
मतलब वाष्प का अवशोषण करके कैसे कूलिंग उत्पन्न की जाए, वो हम वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम देखेंगे ताप वैद्युत रेफ्रिजरेशन, मतलब विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके हम कैसे टेम्परेचर में, तापमान में हम अंतर ला सकते हैं, और उस अंतर के कारण जो कूलिंग उत्पन्न होती है वो हमारा ताप वैद्युत रेफ्रिजरेशन में आता है। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए पहला है बर्फ रेफ्रिजरेशन। यह विधि बहुत वर्षों पहले केवल ठंडक उत्पन्न करने के लिए की जाती थी। यह विधि बहुत पहले केवल ठंडक उत्पन्न करने के लिए की जाती थी। आज भी यह रेफ्रिजरेशन वहाँ यूज होता है जहाँ पे अन्य विधियाँ उपलब्ध नहीं हैं। इस समय बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह यूज होते हैं। तो पहले के ज़माने में ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, तो वहाँ पे हम बर्फ रेफ्रिजरेशन का उपयोग करते थे। इस विधि में किसी स्थान का तापमान बर्फ का प्रयोग करके कम किया जाता है। इसमें इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी स्थान का तापमान कम करना है या किसी कमरे का तापमान कम करना है, तो वहाँ पे हम बर्फ का उपयोग करते हैं। बर्फ ठोस युक्त होती है, वो किसी कमरे में जब हम रखते हैं तो क्या करती है बर्फ, कि बर्फ ठंडी होने के कारण जो कमरे की या स्थान की जो गर्म हवा होती है वो उससे लगातार संपर्क में आने के कारण वो अपनी ऊष्मा का त्याग कर देता है, और बर्फ की ऊष्मा को ग्रहण कर ठंडा ठंडा हो जाता है। और जैसे जैसे ऊष्मा बर्फ ग्रहण करता है, बर्फ पिघलने लगता है, और कमरे की जो हवा है या जो वायु है वो उस तापमान को ग्रहण करके ठंडा हो जाती है, जिससे हमको वहाँ पे कूलिंग का एहसास होता है। यह रेफ्रिजरेशन प्रणाली धुलाई रेफ्रिजरेशन के लिए उपयुक्त है। जैसे आजकल आप देखेंगे कि मार्केट वगैरह में लोग सब्जी ले जाते हैं या कोई भी खाद्य सामग्री ले जाते हैं, तो उसको जब ले जाते हैं तो उसके ऊपर बर्फ रख के ले जाते हैं। या आप देखे होंगे जैसे जो लोग मछली वगैरह ले जाते हैं तो मछलियों को क्या करते हैं, पहले बर्फ रखते हैं, उसके बीच में मछली रखते हैं, फिर उसके ऊपर बर्फ रखते हैं। तो ऐसे करके वो रेफ्रिजरेशन का एक कार्य करते हैं, जो मछली और जो खाद्य पदार्थ रहते हैं तो उनको सड़ने से बचाने के लिए उस बर्फ का उपयोग करके वो रेफ्रिजरेशन की एक रेफ्रिजरेशन का एक फंडा उपयोग में लाते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बर्फ को वायुमंडलीय तापमान पर पिघलने के लिए 335 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि 1 किलोग्राम बर्फ को किसी बंद स्थान पर रखें जहां वायुमंडलीय दाब विद्यमान हो, तो बर्फ को पिघलने के लिए 335 किलो जूल की ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिससे उस स्थान के तापमान में कमी आएगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब किसी कमरे में आप बर्फ की सिल्लियाँ रखेंगे या बर्फ के टुकड़े रखेंगे ज़्यादा मात्रा में, तो एक पैमाना है कि जब आप बर्फ पिघलने के लिए उसको 335 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब 335 किलो जूल की ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उतना ऊष्मा अवशोषित करेगा, उसी हिसाब से वो उसी हिसाब से कूलिंग जनरेट करेगा। चलिए आते हैं अगली स्लाइड पे। शुष्क या सूखी बर्फ रेफ्रिजरेशन। इस विधि में बर्फ के स्थान पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सूखी बर्फ के नाम से जानी जाती है, हमारी जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वही सूखी बर्फ होती है। इसका प्रयोग हम रेफ्रिजरेशन के उपयोग में करते हैं। शुष्क बर्फ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में प्रवेश करती है, इसलिए वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण के आवश्यक गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा रेफ्रिजरेटेड स्पेस में अवशोषित हो जाती है। फलस्वरूप रेफ्रिजरेटेड स्पेस में ऊष्मा की कमी हो जाने के कारण कूलिंग उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारी जो शुष्क बर्फ है जब रेफ्रिजरेटेड स्पेस में रखी जाएगी, तो रेफ्रिजरेटर जो पहले से हवा मौजूद है उसकी गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे रेफ्रिजरेटर में जो पहले से हमारी वायु है वो अपनी ऊष्मा का त्याग करके वो ठंडी हो जाए, जिससे कूलिंग उत्पन्न हो जाती है। यह रेफ्रिजरेशन प्रणाली जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल में खाद्य पदार्थों के संरक्षण में काम आती है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। वाष्पीकृत रेफ्रिजरेशन। इस विधि में रेफ्रिजरेशन के लिए प्रयुक्त पदार्थ जब अपनी द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है,
तो वह रेफ्रिजरेटेड स्पेस के उसके वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे आसपास का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कूलिंग उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब इसमें जो पदार्थ प्रयुक्त होता है रेफ्रिजरेशन के लिए, वो अपनी द्रव अवस्था में पहले रहता है, और जब वो रेफ्रिजरेटेड स्पेस में जाता है तो उसकी ऊष्मा को ग्रहण करके सीधे वो गैस अवस्था में चला जाता है। इसकी वजह से रेफ्रिजरेटेड स्पेस की ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, जिससे रेफ्रिजरेटेड स्पेस में जो हमारा तापमान है वो कम हो जाता है और वहाँ पे कूलिंग उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में जब आप स्पीड की एक बूंद को जब हथेली पे लेंगे तो वो आपके हथेली के तापमान को ग्रहण करता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे आपको क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। घड़े में रखे जल का ठंडा होना, जो घड़े में जो रखा जल होता है वो ठंडा क्यों होता है? इसी वाष्पीकृत रेफ्रिजरेशन है, क्योंकि घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो बाहर की हवा को अवशोषित करते हैं और जो जल के माध्यम से जल में जाते हैं और जल के तापमान को ग्रहण करके वो बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा जल जो होता है घड़े का ठंडा हो जाता है। और मानव शरीर में पसीने के सूखने पर ठंडक का महसूस होना। मानव शरीर में जैसे जब आपको जब पसीना होता है, ये तो आपको स्वयं का अनुभव होगा, जब आपको पसीना होता होगा तो जब पसीना जब सूखने लगता है तो आपको ठंडक का एहसास होता है। क्यों होता है? वो इसी वाष्पीकृत रेफ्रिजरेशन के कारण होता है। जब पसीना आपका जब वाष्पीकृत होने लगता है तो क्या करता है, वो बाहर के टेम्परेचर को अंदर ग्रहण करता है। जब हवा आपके शरीर पर लगती है तो वो आपके पसीने के टेम्परेचर को ग्रहण करके वो निकल जाती है और आपका जो पसीना है वो बाहर की हवा के टेम्परेचर ग्रहण करके ठंडा हो जाता है और कूलिंग उत्पन्न करता है। इस रेफ्रिजरेशन प्रणाली में तापमान को इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है। इसके इनका कहने का मतलब है जब ये रेफ्रिजरेशन प्रणाली ऐसी है जिसमें जो तापमान होता है हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। वायु के प्रसारण से रेफ्रिजरेशन। अब हम देखेंगे कि वायु के प्रसारण से कैसे रेफ्रिजरेशन होता है। हम जानते हैं कि वायु तथा दूसरी अन्य गैसों का तापमान रुद्धोज प्रसारण के माध्यम से कम किया जा सकता है। इस विधि में किसी वस्तु में कूलिंग प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटेड स्पेस में ठंडी वायु प्रवाहित की जाती है, जो ऊष्मा ग्रहण कर रेफ्रिजरेटेड स्पेस से बाहर निकल जाती है। यह कूलिंग प्रभाव ऊष्मागतिकीय संबंधों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कहने का इतना मतलब है कि इसमें जब हम रेफ्रिजरेटेड स्पेस होता है उसमें जब हम ठंडी हवा प्रवाहित करेंगे तो रेफ्रिजरेटेड में पहले से जो गर्म हवा होती है, ये ठंडी हवा क्या करती है, उस गर्म हवा के टेम्परेचर को अवशोषित करके गर्म होकर बाहर निकल जाती है, जिससे हमारे रेफ्रिजरेटेड स्पेस में जो प्रेजेंट में वायु पहले से उपस्थित होती है वो ऊष्मा का त्याग करके ठंडी हो जाएगी, जिससे हमें कूलिंग का एहसास होता है। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन। अब देखें, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी में कोई बदलाव नहीं होता। तो उसमें हमारा एंथैल्पी होता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, और परफेक्ट गैस के लिए वहाँ पर तापमान भी परिवर्तित नहीं होता। जो वहाँ पे अगर परफेक्ट गैस है तो उसका भी तापमान जो है परिवर्तित नहीं होगा। इस विधि में उच्च दाब युक्त गैस, अभी आप ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें जो हमारी गैस होती है उच्च दाब युक्त होती है, या वायु को एक ओरिफिस से गुजारा जाता है। तो उसमें वायु है जब गुजरती है तो एक ओरिफिस के माध्यम से होकर जाती है। गैस जब इस ओरिफिस से गुजरती है तो ठंडी हो जाती है। यह ठंडी गैस रेफ्रिजरेटेड स्पेस से गुजारी जाती है, जहां से रेफ्रिजरेटेड स्पेस को ठंडा करने के बाद वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस विधि में तापमान गिरने की मात्रा जूल थॉम्सन गुणांक पर दाब में कमी तथा गैस की वास्तविक अवस्था पर निर्भर करता है। इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऐसा है कि ओरिफिस यूज होती है। ओरिफिस कहने का मतलब एक पतली संरचना है जिसके टॉप पे उसका जो छिद्र होता है वो पतला होता है, जहाँ पे हमारा प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है, उससे बहुत अधिक प्रेशर से गैस गुजरती है। यहाँ पे देखिए कहा गया ना उच्च दाब युक्त गैस, तो वहाँ पे दाब उच्च पैदा किया जाता है किससे? ओरिफिस के माध्यम से। जब ओरिफिस के माध्यम से आप जाएंगे तो ताप भी परिवर्तित है, उच्च दाब युक्त रहेगा। इसे जब रेफ्रिजरेटेड स्पेस में जाएगी तो स्वयं ठंडी हो जाएगी, और यह जूल थॉम्सन गुणांक पर निर्भर करता है। आइए चलते हैं अगली स्लाइड।
इसमें देखिए वाष्प पदार्थ रेफ्रिजरेशन, पानी का बॉइलिंग तापमान उसके दाब को कम किया जा सकता है। साधारण पानी 100 डिग्री पर उबलता है, सबको पता है, परंतु जब पानी का दाब हम 6 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर कम करते हैं तो वही जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 10 डिग्री पर आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम करना हो तो उसमें क्या करते हैं, उसके दाब को कम कर देते हैं। जब दाब को कम कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम हो जाता है। जैसे आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब उसका दाब हम 6 से 6.5 डिग्री तक करते हैं उसी का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। अब उपरोक्त सिद्धांतानुसार पानी को कम तापमान पर उबालकर वाष्प जेट रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। यही पानी अब कम डिग्री सेंटीग्रेड में जब उबलने लगता है तो उसका हम प्रयोग, जो वाष्प से निकलती है उसका प्रयोग हम जेट रेफ्रिजरेशन करते हैं। उसमें भी एक ओरिफिस होती है जिसका ऊपर का पोर्शन पतला होता है, जिसका वेग बहुत अधिक होने के कारण दाब वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा आता है। इस प्रणाली में सर्वप्रथम पानी को एक कंटेनर में, जो कि वाष्पित्र के नाम से जाना जाता है, में भरा जाता है, जिसमें दाब को वाष्प जेट के द्वारा कम किया जाता है। वाष्प को नोजल, यहाँ पे देखिए नोजल का प्रयोग किया गया है, नोजल और इंजेक्टर के द्वारा उच्च वेग द्वारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे कम दाब उत्पन्न होता है। जब नोजल हम उपयोग करेंगे, जब उच्च वेग, जहाँ पे वेग ज़्यादा रहेगा तो नॉर्मली सी बात है तो वहाँ पर दाब कम हो जाएगा, जिससे कम दाब उत्पन्न हो जाता है। संघनित्र में वाष्प संघनित होती है जिससे निर्वात उत्पन्न हो जाता है। इस निर्वात के कारण पानी का तापमान पर वाष्पित होने लगता है, फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होने से कूलिंग उत्पन्न होती है। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। इस विधि में द्रव गैस एक इंसुलेटेड सिलेंडर में भरी रहती है। इससे रेफ्रिजरेटेड स्पेस में स्प्रे कराया जाता है, जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस की ऊष्मा को ग्रहण कर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है तथा उस स्थान के तापमान को कम कर कूलिंग उत्पन्न करती है। कहने का मतलब है ये जो विधि है द्रव गैस रेफ्रिजरेशन, इसमें जो हमारा द्रव गैस है वो इंसुलेटेड सिलेंडर में रखी जाती है और उसी सिलेंडर के माध्यम से रेफ्रिजरेटेड स्पेस में इसको स्प्रे कराया जाता है कि स्प्रे नोजल के माध्यम से इसको स्प्रे कराया जाता है। इस कार्य के लिए द्रव नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग ट्रांसपोर्ट वाहनों में खाद्य पदार्थों को ले जाने में किया जाता है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पर। इसमें देखिए वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन। वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन को क्या यांत्रिक रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। इस विधि में एक ही रेफ्रिजरेंट को बार बार एक ही चक्र में उपयोग किया जाता है। यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि इसमें रेफ्रिजरेंट लगातार द्रव से भाप अवस्था में बदलता है, जो रेफ्रिजरेटर से ऊष्मा का अवशोषण कर कूलिंग प्रदान करता है। मतलब इसमें एक ही साइकिल का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक ही चक्र को बार बार हम दोहराते हैं और वही द्रव गैस में परिवर्तित होता रहता है, जो सिस्टम को या रेफ्रिजरेटेड स्पेस के टेम्परेचर को ग्रहण कर कूलिंग उत्पन्न करता है। यह विधि जो होती है सबसे ज़्यादा घरेलू रेफ्रिजरेटरों में तथा जो वातानुकूलित प्लांट होते हैं उनमें उपयोग की जाती है। इस विधि में जो हमारा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है वो अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्रेऑन 12 है, R134 है। इसमें R134 जो होता है आजकल सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। अब तो और भी लेटेस्ट रेफ्रिजरेंट आ गए हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन। इस रेफ्रिजरेशन में वाष्प संपीड़न प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले संपीड़क के स्थान पर एक अवशोषित्र, एक द्रव पंप, एक जनित्र का उपयोग किया जाता है। शेष चक्र संपीड़क प्रणाली के अनुसार होता है। जैसा कि उसमें हमने पढ़ा था, इसके पहले अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, जहाँ उसमें संपीड़क होता है उसके स्थान पर इसमें अवशोषित्र का उपयोग करते हैं। इसमें एक द्रव पंप लगा रहता है, एक जनित्र लगा रहता है। बाकी सेम इसकी वर्किंग कंडीशन सेम वही है, एक ही साइकिल है, एक ही साइकिल में एक ही क्रिया को बार बार हम दोहराते हैं। इस प्रणाली का उपयोग घरेलू तथा व्यावसायिक दोनों तरह के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किया जाता है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे।
अब ये जो है ताप वैद्युत रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। यह एक ऐसी रेफ्रिजरेशन प्रणाली है जो पेल्टियर प्रभाव पर निर्भर करती है। पेल्टियर प्रभाव क्या मतलब, दो अलग अलग धातु के दो रॉड होते हैं जिनको विद्युत के एक प्लस से एक माइनस से कनेक्ट करते हैं, और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक रॉड पे जो हमारा है ताप उत्पन्न होता है, और दूसरी जो हमारा दूसरा जो धातु की रॉड है उस पे हमारा ठंडक उत्पन्न होती है। तो इस ये क्यों कारण होता है, ऊष्मा के तापांतर के कारण होता है। जब धारा प्रवाहित करते हैं, जो रॉड हमारा जो होता है जब वो गर्म होता है तो जो ठंडी धातु है वो उसको ऊष्मा को ग्रहण करके ये गर्म हो जाती है, और गर्म जो धातु है वो ठंडी हो जाती है। इस प्रकार इसमें कूलिंग उत्पन्न हो जाती है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। इसमें हम कार्य और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को हम कार्य करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी। कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, बल को F से, और जो तय की गई दूरी S से, तो F इंटू एस, W बराबर F इंटू एस। और शक्ति क्या होती है, किसी मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, मतलब उसकी सामर्थ्य क्या है वही हमारी शक्ति होती है। शक्ति बराबर क्या होता है, कृत कार्य बटे समय सेकेंड में। आइए चलते हैं अगले स्लाइड। इसमें देखते हैं यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता क्या होती है, ब्रेक हार्स पावर तथा प्राकृतिक पावर जो होता है, जिसको हम इंडिकेटिव पावर भी कहते हैं, इसके अनुपात को ही यांत्रिक दक्षता कहते हैं। इसको हम प्रतिशत में डिनोट करते हैं। यांत्रिक दक्षता हमेशा किसमें, प्रतिशत में डिनोट की जाती है। यांत्रिक दक्षता क्या होती है, आउटपुट बटे इनपुट गुणे 100। जो आउटपुट हमारा आता है क्या होता है, ब्रेक हार्स पावर ही हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है, और जो प्राकृतिक पावर होता है वो हमारा इनपुट होता है, जिसको हम इंडिकेटिव पावर भी कहते हैं। इसको हम एटा से व्यक्त करते हैं, इसका सिंबल ये है, इससे हम व्यक्त करते हैं। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। इसमें हम देखेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसकी इकाई जो होती है कार्य के समान ही होती है। ऊर्जा क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक हमारी गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बहता हुआ जल हुआ, चलती हुई हवा हुई, चलते हुए मोटर कार हुए, या चलाता हुआ साइकिल चलाता हुआ आदमी होता है, ये सब हमारे गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसको हम काइनेटिक, अंग्रेजी में काइनेटिक ऊर्जा बोलते हैं, जिसका मान के से व्यक्त करते हैं। के बराबर हाफ mv² होता है, मतलब मास और वेग के वर्ग के गुणनफल के बटे 2 कर देंगे तो हमारी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और स्थिर ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण विद्यमान जो स्थिति ऊर्जा होती है वो स्थिति ऊर्जा कहलाती है। जैसे किसी कंटेनर में दाब युक्त गैस भरी है तो उसमें स्थिति ऊर्जा होती है। घड़ी से जो घड़ी में जो पहले जो स्प्रिंग वाली घड़ी आती थी, उसमें स्प्रिंग वाली जिसके दम पे घड़ी की सुइयां चलती थी, उसमें भी स्थिति ऊर्जा ही होती है। और जैसे किसी ऊंचाई पे रखा हुआ कोई मतलब गतिमान जो वस्तु न हो, अगर किसी ऊंचाई पे रखी हो तो उसमें भी हमारी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। आइए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। इसमें हम दाब के बारे में अध्ययन करेंगे कि दाब क्या चीज होती है। दाब किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगाए जाने वाले बल को, इसमें को हम दाब कहते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि दाब कब कहलाए, जब हमारा बल जो है लंबवत लगाया जाए। किसी एंगल पे लगाया जाएगा तो दाब नहीं होगा। जब लगाया जाएगा तो दाब हमारा जब कब कहलाएगा, जब लंबवत हो। और दाब हमारे जो होते हैं वो 4 प्रकार से इनको विभाजित किया जाता है। पहला वायुमंडलीय दाब, दूसरा गेज दाब, तीसरा निर्वात दाब और चौथा निरपेक्ष दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, हमारे भूमंडलीय धरातल के ऊपर जो भी वायुमंडल है उसका जो दाब होता है वही हमारा वायुमंडलीय दाब में आता है। गेज दाब क्या होता है, किसी दाब मापी द्वारा जो हम दाब मापते हैं वही हमारा गेज दाब होता है। इसकी कंडीशन एक ये होती है, गेज दाब का मान वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में शून्य होता है। तो इनिशियल दाब होता है वो शून्य होता है। इसके बाद ये जो जब भी गेज दाब आप मापेंगे वह वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में ही मापेंगे। निर्वात दाब क्या होता है, जब हमारा जो दाब हमारा शून्य के नीचे
शून्य के नीचे जब मापा जाता है तो हमारा निर्वात दाब कहलाता है। और निरपेक्ष दाब क्या होता है? निरपेक्ष दाब जो हमारा गेज दाब मापी और वायुमंडलीय दाब का जो योग होता है वही हमारा निरपेक्ष दाब होता है। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। इसमें हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा वह ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि जब ऊष्मा क्या है, जब दोनों के बीच ताप का अंतर हो तब वो ऊष्मा में हम उसको काउंट करेंगे। अब देखिए गुप्त ऊष्मा क्या होती है? किसी वस्तु का तापमान बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी वस्तु का हमको अवस्था परिवर्तन करनी है, जैसे द्रव से गैस अवस्था में या ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में अगर परिवर्तन करना है तो जो उसका टेम्परेचर है उसको बदला भी न जाए और उसकी अवस्था को परिवर्तन कर दिया जाए है, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वही हमारी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब जैसे गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है? या 3 प्रकार की होती है। एक गलन की गुप्त ऊष्मा, एक वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, एक ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जैसे जब किसी ठोस को तो द्रव में परिवर्तित करने के लिए बिना उसका मतलब तापमान बदले, जब कोई ठोस है उसका तापमान बिना बदले हम उसको सीधे द्रव के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो हमारी गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? जैसे 1 kg द्रव हमारा है उसको हम डायरेक्ट वाष्प के रूप में परिवर्तित करें बिना उसका तापमान बदले तो उसके वाष्पिक तो वो कहलाता है हमारा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। मतलब द्रव से सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तन करने के लिए 1 kg द्रव को जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसके पश्चात आइए ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। जब किसी 1 kg ठोस को सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए बिना उसका तापमान बदले, उस ठोस का बिना तापमान बदले और सीधे हम उसको जब गैस अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद आइए देखिए हम पढ़ेंगे संवेदी ऊष्मा। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किए बिना उसके तापमान में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही संवेदी ऊष्मा कहलाती है। अब देखिए गुप्त ऊष्मा और संवेदी ऊष्मा में क्या अंतर है? गुप्त ऊष्मा में हमारा क्या है, तापमान को बिना बदले उसकी अवस्था में परिवर्तन करते थे हम, और यहाँ संवेदी ऊष्मा में क्या है, हम इसके अवस्था में मतलब अवस्था में परिवर्तन किए बिना इसके तापमान में परिवर्तन करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसमें तापमान बिना बदले अवस्था में परिवर्तन होता है गुप्त ऊष्मा में, और संवेदी ऊष्मा में क्या होता है, अवस्था में बिना परिवर्तन किए तापमान में परिवर्तन करते हैं। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब देखिए तापमान। तापमान क्या होता है? किसी वस्तु को गर्म होने या ठंडा होने के माप को हम तापमान कहते हैं। तापमान की इकाई डिग्री होती है। जब भी हम तापमान को मापते हैं तो डिग्री में ही मापते हैं। तापमान को मापने के लिए हम 4 प्रकार का पैमाना यूज करते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए, पहला सेंटीग्रेड पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा र्यूमर पैमाना, चौथा जो है केल्विन पैमाना। सेंटीग्रेड पैमाना क्या होता है? सेंटीग्रेड एक ऐसा पैमाना है जिसमें हम उस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटते हैं और एक जो उसका सबसे छोटा भाग होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। और फ़ारेनहाइट जो हमारा है, फ़ारेनहाइट हमारा जो पैमाना है वो टोटल 180 भागों में डिवाइड होता है। जो हमारा फ़ारेनहाइट पैमाना 180 बराबर भागों में डिवाइड होता है, और जो उसका सबसे छोटा भाग एक भाग होता है, जो पहला भाग, वो हमारा 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और फ़ारेनहाइट जो पैमाना है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही जाता है। टोटल बराबर 180 बराबर भागों में बटा होता है। उसके बाद आइए र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाना जो होता है 0 डिग्री र्यूमर से स्टार्ट होता है और 80 डिग्री र्यूमर तक ये जाता है। ये बराबर 80 भागों में बटा होता है, और एक पैमाने का भाग जो होता है, एक भाग का जो मान होता है वो 1 डिग्री र्यूमर होता है। अगला ये केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना जो होता है वो हमारा 273 डिग्री केल्विन से स्टार्ट होता है और 373 डिग्री केल्विन तक जाता है, जो 100 बराबर भागों में बटा होता है। और एक भाग का जो मान होता है वो हमारा 1 डिग्री केल्विन होता है।
देखिए इसके इन चारों पैमाने को एक हम फार्मूले के द्वारा व्यक्त किए, जैसे C/100 बराबर F-32/180 R/80 इक्वल टू K-273/100। ये इसका एक फार्मूला हमने बना लिया है। इसको देखिए, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो C/5 F-32/9 R/4 इक्वल टू K-273/5 आता है। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब देखिए ऊष्मागतिकी, जो हमारा रेफ्रिजरेशन का जो है पूरा ऊष्मागतिकी नियम पे कार्य करता है। तो ऊष्मागतिकी के बारे में क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊष्मा के विभिन्न रूप जैसे विद्युत, चुंबकीय, रासायनिक, यांत्रिक आदि में परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, वो ऊष्मागतिकी का नियम कहलाता है। ऊष्मागतिकी के जो हमारे हैं कितने नियम है? 4 नियम है। पहला ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। अब हम देखेंगे कि ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम हमारा क्या कहता है। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम ये कहता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय से ऊष्मीय साम्यावस्था में हो, तो वो दो निकाय भी परस्पर आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में ही होंगे। कहने का मतलब है कि जब दो निकाय जो हैं अलग अलग किसी तीसरे निकाय से, अगर उनका टेम्परेचर, दो निकाय हैं जिनका टेम्परेचर जो भी हो वो अपना तीसरे निकाय से उनका टेम्परेचर बराबर हो, मतलब तीसरे का संबंध पहले से और तीसरे संबंध दूसरे से उसमें ऊष्मीय साम्यावस्था में हो, तो वो जो पहला और दूसरा निकाय है वो भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है कि जब किसी हम निकाय को कोई ऊर्जा देते हैं, तो जो उसमें ऊर्जा देते हैं, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो ऊर्जा बढ़ता है, उसका मान क्या होता है? तो जो उसकी आंतरिक ऊर्जा जो बढ़ती है, जब निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है प्लस आंतरिक ऊर्जा को ग्रहण करने में किए गए कार्य के योग के बराबर उसका मान होता है। ये हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आता है। और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दो नियम से समझाया गया है, एक केल्विन प्लांक के नियम से और दूसरा क्लॉसियस के नियम से। केल्विन प्लांक का नियम ये कहता है कि किसी भी ऊर्जा का रूपांतरण पूर्ण रूप से हम कार्य में नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। जैसे सपोज करिए किसी गाड़ी को हम पेट्रोल से चला रहे हैं, जब पेट्रोल उसमें खर्च होता है तो उसमें उसके द्वारा धुआं भी उत्पन्न होता है, उसके द्वारा मोबिल भी कंजप्शन होता है, तो कुछ न कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। पूर्ण रूप से वह गाड़ी क्या कहते हैं, पेट्रोल का पूरा कंजप्शन नहीं करती है, उसका कुछ प्रदूषण के रूप में, कुछ मोबिल के रूप में कुछ न कुछ बाहर आता है। इसलिए इनका कहने का मतलब यही है कि पूर्ण रूप से ऊर्जा का कार्य में रूपांतरण नहीं होता है। और द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम ये कहता है कि बिना किसी बाह्य ऊर्जा का उपयोग किए बिना किसी शीतल वस्तु को, कोई शीतल वस्तु है उसका तापमान किसी उच्च तापमान युक्त वस्तु में परिवर्तित नहीं कर सकते। कहने का मतलब कोई शीतल वस्तु है तो उसको हम गर्म करना है, या गर्म वस्तु उसको ठंडी करना है, तो किसी बाह्य ऊर्जा का हम उपयोग जरूर करेंगे, तभी उसके टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा। ऊष्मागतिकी का नियम जो होता है हमारा पूरा एंट्रोपी पर निर्भर करता है कि एक निश्चित तापमान पे जो एंट्रोपी होती है वो हमारी एक नियत रहती है, शून्य तापमान पे नियत रहती है। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। धन्यवाद। मैंने आज आपको बेसिक रेफ्रिजरेशन के पार्ट 2 पे प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।